नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर उसी से शुरुआत करते हैं। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। बार बार सभापति के आदेश की अवहेलना करने पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने निलंबन का प्रस्ताव रखा। पीयूष गोयल ने कहा संजय सिंह की तरह जो संजय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। गोयल ने यह भी कहा कि सरकार संजय सिंह के सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव लाती है कि वो पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किए जाएं। इस प्रस्ताव के बाद सभापति ने कहा कि वो संजय सिंह को आसन के खिलाफ लगातार नियमों का उल्लंघन करने के कारण मानसून सत्र से सस्पेंड कर रहे हैं। Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. हमारे एक महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पड़ेगा। हमने चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करी आज, प्लीज उनके सस्पेंशन को रिवोक किया जाए, और अगर नहीं रिवोक करते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप सारे ही विपक्ष के साथियों को सस्पेंड कर देंगे, फिर तो हम सभी को सस्पेंड कर दीजिए। संजय सिंह को जो है राज्यसभा में सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए, क्या कहेंगे आप? देखो, इन लोगों को सोचना चाहिए, जो अनार्किस्ट टाइप के लोग हैं, अनार्की करते हैं ना, ये पार्लियामेंट है, देश की गरिमा का सवाल है, पूरी दुनिया में संदेश जाता है उसका। इतना बढ़िया लोकतांत्रिक है, मर्यादा के तहत आप सदन के अंदर बात रखिए, लोगों की बात रखिए, लेकिन आप अपनी मेरी दोबारा मुझे राज्यसभा मिल जाए, अपने स्वार्थ के लिए देश के खिलवाड़ करते हैं और अनार्की पार्लियामेंट में बाहर कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, तो इससे देश की भी छवि खराब होती है दुनिया की। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठा रहे थे और आप लोग जो मणिपुर के लिए किसी वजह से आवाज़ दबाने के लिए सस्पेंड है। आवाज़ उठाने के लिए ये उत्तर प्रदेश भी गए थे, गली गली घूमे थे, सिसोदिया को लेकर। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आवाज़ सुन ली, क्या असर रहा? जनता की आवाज़ उठाने के लिए ये खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले संजय सिंह, तो इनको ये रोकना चाहिए। और अगर ये आवाज़ उठाने वाले बनते हैं ना, तो आवाज़ क्या इनको पश्चिम बंगाल की आवाज़ नहीं दिखती? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? राजस्थान की आवाज़ नहीं दिखती? वहाँ भी देख कर दिखा दिए। अपने कुकर्मों को ढकने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बैलेंस करने के लिए लोगों के तलवे चाटते फिर रहे हैं। अगर महिला, तो राजस्थान की महिला भी ऐसी है, छत्तीसगढ़ की भी ऐसी है और मणिपुर की भी ऐसी है। मैं नहीं कहता कि मणिपुर में जो हुआ अच्छा हुआ, उसकी भर्त्सना करते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन राजस्थान के लिए तो बोलकर दिखा दो, उसके लिए बोल लेते, छत्तीसगढ़ में बोल लेते। पश्चिमी बंगाल में क्या नंगा नाच हुआ सबने देखा है, कैसे नेतृत्व करके माता बहनों को घुमाया गया, कैंडिडेट को अंदर क्या दुर्व्यवहार किया है, वो दिखाई नहीं दिया इनको संजय सिंह को जी। चलिए इससे चलते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दूसरा जो आज का दिन भी जो पार्लियामेंट का रहा वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। संजय सिंह एक बार फिर से निलंबित भी हो गए। कुल मिलाकर विपक्ष का अपना स्टैंड, उनका प्रोटेस्ट और अब पक्ष भी प्रोटेस्ट, यानी कि मणिपुर की जगह राजस्थान और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को लाके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पार्लियामेंट का ये सेशन भी पूरी तरह से धुल जाए। देखिए, बहुत साफ लगता है कि अभी तक जो विपक्ष, जैसे आप देखिए उदाहरण के लिए आज राज्यसभा में विपक्ष के 27 सांसदों ने नियम 267 यानी रूल 267 के तहत चर्चा की मांग की थी। इसी तरह के 15 स्थानांतरण प्रस्ताव जो हैं वो लोकसभा में भी रखे गए। तो विपक्ष एक तरफ जहां सरकार पर, चेयर पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर संकट पर नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है, और क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो विपक्ष को बहुत साफ पता है कि सरकार के लिए इस नियम के तहत किसी भी मोशन पर चर्चा के लिए तैयार होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंत में वोटिंग होती है। लेकिन इस टकराव का नतीजा ये हुआ है कि संजय सिंह जब प्रश्नकाल शुरू हुआ राज्यसभा में, तो वो जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो वो विरोध करने लगे कि जब हमने सदन की कार्रवाई को रोककर स्थगित करके अपने मसलों पर, अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, तो फिर प्रश्नकाल क्यों किया जा रहा है। और उसके बाद वो वेल में जाते हैं
और उन्होंने पहले आर्ग्यू किया चेयरमैन के साथ, उन्हें चेतावनी दी गई। उसके बाद पीयूष गोयल ने एक मोशन मूव किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सदन की बची हुई जो समय है इस सत्र का, उसके लिए संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। तो इससे बहुत साफ देखिए दो बातें हैं। पहली बात, चेयरमैन ने ये मैसेज दिया है विपक्ष को कि अगर आप एक स्तर से आगे बढ़कर सदन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करेंगे, अगर आप वेल में जाकर चेयर के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, हंगामा करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो मुझे सख्ती बरतनी होगी। लेकिन इसका आउटकम, इसका नतीजा ये होगा कि जो टकराव हमने देखा है पिछले 3 दिन से, वो टकराव, वो अविश्वास एक बार फिर से कुछ और बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष न सिर्फ अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, बल्कि आज दोनों ही पक्षों ने आज संसद भवन के बाहर आकर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है गांधी की प्रतिमा के सामने, और 2 प्रदर्शन यहाँ पर एक साथ चल रहे थे। तो आप बहुत साफ है तस्वीर। अंकित, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या ये सत्र जो है फिर से वॉशआउट की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक तो ऐसा संकेत बहुत साफ दिखता है कि न सत्ता पक्ष पीछे झुकने को तैयार है और न ही विपक्ष। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों तरफ से झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता और उसका खामियाजा जो है वो संसद का ये जो पूरा सेशन है वो भुगतेगा। लेकिन वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं। गृहमंत्री ने कहा कि मेरा विपक्ष के नेता से आग्रह है कि वो चर्चा होने दें, इससे मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता। इसके बाद भारी हंगामे के चलते लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये गृहमंत्री इस वक्त बात कर रहे थे। चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है उसका एक बड़ा सीधा कारण है, विपक्ष इस पूरे मामले पे, मणिपुर के मामले पे चर्चा 267 में चाहता है, जहां पर अंत में वोटिंग होती है, यानी कि एक मोशन लाया जाएगा और मणिपुर पर वोटिंग होगी। सरकार का डर यह है कि राज्यसभा में सरकार के पास पूरे नंबर्स नहीं है, सरकार के पास गारंटी नहीं है कि वो इस वोटिंग में जीत जाएंगे और इससे सरकार की किरकिरी होगी। तो सरकार चाह रही है कि चर्चा हो, लेकिन इस प्रावधान के अंदर वोटिंग के साथ चर्चा इस पर ना हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद में मणिपुर को लेकर जो गतिरोध है उसे खत्म करने के लिए सरकार की आज की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा के स्पीकर के साथ गतिरोध दूर करने पर चर्चा की। उन्होंने साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इससे पहले गृहमंत्री और संसदीय कार्यकारी मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ संसद भवन में उन्होंने बैठक की। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राज्यसभा में सभापति भी गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। विपक्ष की एक प्रमुख मांग यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इस पूरे मामले पर बयान दें, जो अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। उन्होंने जब ये घटना सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा वक्तव्य इस पूरे मामले पर सामने आया था। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ दरिंदगी की जो मुद्दे हैं, एक तरफ सियासी आरोप प्रत्यारोप का उस पर दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी कल देश भर में इसके खिलाफ एक प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होगा। इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। चलिए फटाफट चलते हैं। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, एक तरफ संजय सिंह एक बार फिर से पूरे जो बचा हुआ मॉनसून सत्र है उससे बाहर हो जाते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन
संसद से लेकर सड़क तक इस पे एक माहौल बनाना, लड़ाई लड़ने की प्रयास इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि ये दिखाया जाए कि मणिपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ और बीजेपी की सरकार है किस तरह से न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बल्कि वहाँ पे महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है ये तो बताया जाए। साथ में ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जब आम आदमी पार्टी संसद में इसको उठाती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। संजय सिंह को इस पूरे सत्र से बाहर निकाल दिया गया। आपको याद होगा इससे पहले भी संजय सिंह काफ़ी आक्रामक रूप में देखे गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब जो कृषि कानून थे उसमें भी संजय सिंह ने काफ़ी मुखर होकर विरोध किया था और उसकी वजह से जो सभापति हैं उनको कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसके ऊपर ज़रूर डिबेट हो सकती है कि व्यवहार कैसा रहा है एक सांसद का, लेकिन एक होता है व्यवहार कि आप वहाँ क्या व्यवहार कर रहे हैं और एक होती है राजनीति। तो राजनीति जो है वो ये होती है कि आप लोगों को दिखाएं कि देखिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो उसी के तहत अब कल आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हम मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अभी ये भी खबर आई है कि जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी तो वहीं दिल्ली बीजेपी कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी को घेरने की। इस मुद्दे पर उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार जो है उसका प्रशासन फेल हो गया है, इसलिए हम इस मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदर्शन जो है खाली विपक्ष स्पेस ना ले जाए तो बीजेपी भी इसमें पूरा दाव कल आजमाएगी। तो पक्ष और विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में सड़क पर दो दो हाथ करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ कमेटी के गठन की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में सीबीआई से भी जांच के आदेश दिए जाए। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर को लेकर। आशीष, सुप्रीम कोर्ट तक मणिपुर का मामला जो है वो पहुंच गया है। पहले भी इस पर काफी जो पिटीशंस हैं वो दायर की गई हैं। इस पिटीशन में क्या कहा गया है और कब इसकी सुनवाई होगी? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इस पर लिया था शुक्रवार को और स्वतः संज्ञान लेकर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई थी। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाया था और कहा था कि ये जो है वो पूरी तरह स्वीकार्य है, नामंजूर है इस तरह की घटनाएं, और महिलाओं को साधन बनाकर, उपकरण बनाकर इस तरह का जो कृत्य है वो पूरी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण है और सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो सरकार कदम उठाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल देगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है शुक्रवार को, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी कि क्या कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए सरकारें, केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार, वो क्या कर रही हैं, ये तमाम लेखा जोखा देना है। इसी बीच अब विशाल तिवारी यहाँ पर पहुंचे हैं और विशाल तिवारी ने मांग की है कि इस मामले की जो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए, जिसकी अध्यक्षता खुद सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की जांच स्टेट पुलिस ना करे, बल्कि उन घटनाओं की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया जाए कि सीबीआई ऐसे गवाहों के बयान ले, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाए, सीबीआई इस मामलों की जांच करे। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड पर जब ये पिटीशन आई है और उम्मीद ये है कि 28 जुलाई को यानी शुक्रवार को जब सो मोटो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो इस याचिका को भी सामने रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष सुप्रीम कोर्ट से जानकारी दे रहे हैं कि मणिपुर का जो मामला पहुंचा है उस पर आगे और क्या कार्रवाई होने वाली है। वहीं हिंसा से प्रभावित मणिपुर में जरूरी सामान और खाने पीने की कमी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक पहल की है। आज एक मालगाड़ी मणिपुर पहुंची है। इस मौके पर खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी वहां पे मौजूद रहे। इस मालगाड़ी में आए जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों को जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। रत्नदीप मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, कई जगह पर सड़कों का ब्लॉकेट भी किया गया है। रेलवे से जो सामान आया है इस वक्त काफी जरूरी है और कहीं ना कहीं मणिपुर में जो सामान्य स्थिति लाने की कोशिश हो रही है, जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, उसके लिए काफी मददगार साबित होगा।
जी हाँ, ये जो पहल मणिपुर सरकार की जो मणिपुर सरकार ने जो रिक्वेस्ट किया था रेलवेज को, उसके मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ये पहल शुरू की है। क्योंकि ये जो स्टेशन है खोंगसांग रेलवे स्टेशन, ये मणिपुर का आखिरी रेलवे स्टेशन है और इसके आगे कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है इम्फाल से, और ये खोंगसांग इम्फाल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, जब यहाँ पे ट्रेन की आवाजाही हो रही थी रेगुलर, मगर जो वायलेंस हुआ 2 महीने पहले, इसके बाद जो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने वहाँ पे रेल सर्विसेज सस्पेंड कर दिया था। मगर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बहुत कोशिश किया सेंटर के साथ बात करके इसको फिर से खोलने के लिए, और इस बार ये पहल शुरू हुई है जहाँ पे कि एसेंशियल आइटम्स जैसे शुगर या पोटैटो और भी बाकी एसेंशियल आइटम्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये सब वेस्ट बंगाल के धूपगुड़ी से कुछ सामान लोड हुआ। इसके बाद असम के अजारा से लोड होते हुए ये जो मालगाड़ी इन वैगन्स में एसेंशियल सामान लेके, और जैसे अखबारों के न्यूज प्रिंट भी लाए गए हैं, आज मणिपुर पहुंची है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है, क्योंकि मणिपुर का जो एक लैंडलॉक स्टेट है मणिपुर, वहाँ पे कोई वाटरवे नहीं है, और म्यांमार से घिरा हुआ, एक तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। तो जो नेशनल हाईवे 2 है वो मणिपुर का लाइफलाइन माना जाता है। मगर इस बार भी हमने देखा कि एजिटेशन के कारण बहुत बार नेशनल हाईवे 2 को लोगों ने बंद किया, और वहाँ पे कॉन्वॉय के द्वारा गाड़ियां मूव हो रही है। और दूसरा नेशनल हाईवे है 37, वो बहुत ही लंबा रूट पड़ता है। तो ये थर्ड ऑल्टरनेटिव मणिपुर के लिए खुल चुका है। अब गुड्स ट्रेन आने शुरू कर दिए हैं, तो जो स्थिति को सामान्य करने की एक नई पहल है। और आज पहली बार ये जो जब वायलेंस हुआ 2 महीने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री कोई भी जो हिल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में आज वहाँ पे गए, और ये भी एक अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री अब ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहल शुरू हुई है। आज ये गुड्स ट्रेन जब खोंगसांग पहुंचा है एसेंशियल कमोडिटीज देके मणिपुर के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर में जारी जो हिंसा है उसमें किस तरीके से महिलाओं को निशाना सबसे ज्यादा बनाया जा रहा है। जिस 4 मई का वायरल वीडियो आने के बाद पूरे देश में गुस्सा था, उसी दिन को लेकर एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसकी जानकारी सामने आई है। खबर के मुताबिक उसी दिन मणिपुर में 2 महिलाओं को इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बेरहमी से उनके साथ हैवानियत की गई और फिर उनको मौत की घाट उतार दिया गया। एक एफआईआर के मुताबिक यहां भी महिलाओं का रेप हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। एक पीड़ित की मां ने 16 मई को 0 एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अब तक इस केस पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे कि हम आपको तस्वीरों से, कहानियों से बताते रहे हैं कि किस तरीके का हिंसा मणिपुर ने देखा है पिछले 2 महीने में, और अब ऐसी कहानी सामने आ रहा है जो कोई भी सोसाइटी के लिए, कोई भी समाज के लिए शर्मनाक बात है। महिलाओं को टारगेट करना, महिलाओं के ऊपर शारीरिक अत्याचार, ऐसे कहानी जो अब सामने आए हैं, ये बहुत दुख की बात है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे ही परिवार के एक सदस्य जिन्होंने अपने कज़न को खोया है इस हिंसा में, इम्फाल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको क्या पता चला, कैसे और क्या आपने ऐसा हिंसा कभी देखे हैं? In my life, so far I have never faced this type of killing. This is the first time in my life I have faced. Till today, we feel pain. We don't know what to say right now. और आपसे एक और चीज़ जानना था, इतने दिन में जो आपने देखे हैं, क्या आप अभी क्या आपके मन में है? क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब तो अभी तक नहीं मिले हैं आप लोगों को। It's difficult to answer for me. Till today, even our village have been burned down. Now our beloved sister is whether she is in Mook or whether she is in somewhere, we don't know. Till today, we do not find her body.
from information, they were in, she is in morgue. तो ये बता रहे थे कैसे अभी भी परिवार ने अपने परिजनों को तो खोया है, लेकिन उसके बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी भी हिंसक स्थिति बनी हुई है राज्य में। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला मुस्लिम पक्ष को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के सर्वे पर 26 जुलाई तक की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को आज शाम तक इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा गया है और यह भी कहा गया है कि स्टे खत्म होने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हमारा विचार है कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने का वक्त देना चाहिए। आज से ही एएसआई जो है वो वाराणसी जिला अदालत में फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू कर रही थी, जिसके फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें, ज्ञानवापी जिला अदालत ने फैसला दिया था कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे शुरू किया जाए। इस मामले को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे पर 4 घंटे में ही रोक लग गई। सुबह 7 बजे वो सर्वे शुरू हुआ, लेकिन 11 बजते बजते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई फिलहाल सर्वे का काम रोक दे। 26 जुलाई की 5 बजे तक सर्वे का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोकने के आदेश दिए हैं और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के आदेश दिए हैं। राहत उनको है, लेकिन विष्णु जैन हमारे साथ है जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जी, किस तरह देखते हैं इसको? क्या ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। एक गलत दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई कि उनको हाई कोर्ट जाने का वक्त नहीं मिला। फ्राइडे से लेकर मंडे तक जब वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे तो हाई कोर्ट भी जा सकते थे और बहुत सारी प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन किया गया। देखिए, हमारा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को पावर है एक्सपर्ट ओपिनियन देने की, ऑर्डर 26 रूल 10A में कोर्ट को पावर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने की, और उसी के अनुपालन में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ये आदेश पारित किया है। तो इसीलिए हमारा यही पक्ष रहेगा हाईकोर्ट के सामने कि वहाँ पे मंदिर था कि मस्जिद था, ये धार्मिक स्वरूप तय सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन से ही हो सकता है और इसीलिए इसमें कोई रोक नहीं लगनी चाहिए फर्दर। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट 26 तारीख की शाम 5 बजे तक कोई रोक नहीं लगाता है तो फिर से एएसआई का अपना काम शुरू होगा। हमारा अगला कदम यह है कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको परसुएट करने की कोशिश करेंगे कि एएसआई के सर्वे को स्टे करें। हालांकि एएसआई ये भी कह रहा था कि हम डिगिंग का काम, खुदाई का काम, इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एग्री हो गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे पूरे इस पे लगा दिया। देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल साहब है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगले 1 हफ्ते तक कोई डिगिंग प्रपोज नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट और मैपिंग का काम और फोटोग्राफी का काम चल रहा है। पर कोर्ट के डिस्कशंस में बहुत सारी बातें आती हैं। आज की डेट में एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट लीगल बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए इस पर रोक दिया। वहीं वाराणसी से इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। हम इस वक्त बनारस की उस सड़क पे हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर तक जाती है। आज यहाँ यूजुअल से ज़्यादा सिक्योरिटी थी क्योंकि 4 घंटे यहाँ एएसआई का एक सर्वे चला। सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे पर रोक लगा दी, लेकिन उससे पहले कम से कम यहाँ पे काफ़ी बंदोबस्त था, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रहे थे लोग। अब कुछ गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आज सोमवार है तो और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है यहाँ और साथ साथ सर्वे का काम भी हुआ। जो मॉस्क कमेटी है, ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी है, वो लोग सर्वे में भाग उन्होंने नहीं लिया, वो सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये सर्वे प्रीमेच्योर है, कानून का उल्लंघन करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या कोई एक्सकवेशन हो रहा है अंदर सर्वे के दौरान। सरकार ने कहा नहीं हो रहा है। उसके बावजूद स्टे किया गया ये सर्वे 2 दिन के लिए, जिससे कि मस्जिद की जो कमेटी है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सके। ऐसा लगता है कि वो कल तक इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये मसला कैसे आगे बढ़ता है कोर्ट्स में, लेकिन अगर फिर एक्शन होगा तो फिर यहाँ पे बंदोबस्त काफ़ी तगड़ा होगा गुरुवार को। हिमांशु शर्मा और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के जूनागढ़ में आज अचानक एक 2 मंजिला इमारत गिर पड़ी। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जूनागढ़ में शनिवार को भारी बारिश हुई थी। जूनागढ़ में
जो गिरनार पर्वत है वहां पर 14 इंच बारिश हुई और वहां से पानी शहर के अंदर घुसने लगा, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। तेज बहाव में कई जानवर और गाड़ियां पानी में बह गए। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा उसकी सहायक नदी हिंडन में भी जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हिंडन नदी में के किनारे नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। कई रिहायशी इलाके डूब गए। ऐसे में यहां पर रह रहे लोगों के लिए खासी परेशानी हो रही है। गाजियाबाद के करेड़ा गांव में हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने यह रिपोर्ट भेजी। मैं गाजियाबाद के करेड़ा गांव में हूं। हिंडन नदी के किनारे ये गांव पड़ता है और हिंडन नदी में बाढ़ के चलते ये गांव जो है इसमें अच्छा खासा पानी भर गया है और घरों के अंदर पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं यहां ताला लगाकर यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर भी निकल गए हैं। ये देखिए यहां पे बोरियां दिखाई दे रही हैं जो ये बता रही हैं कि जब पानी आया होगा तो लोगों ने कोशिश की होगी कि थोड़ा पानी आ रहा है तो ये बोरियां लगाकर रोक दिया जाए पानी को, लेकिन पानी इतना हो गया कि इन बोरियों का कोई मतलब रह नहीं गया है। अच्छा खासा पानी जो है इस जगह पर भर गया है और ज़्यादातर घरों में या दुकानों में यहाँ पर जो है ताले ही लगे हुए हैं, क्योंकि पानी भर गया है। तो यहाँ पर फिलहाल रह पाना तो संभव नहीं है, पर कुछ लोग फिर भी यहाँ पर, क्योंकि घर है अपना, तो जिनके पास ऊपर रहने की सुविधा है या और मजबूरी है और कोई विकल्प नहीं है, वो यहाँ रह रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मैं रेखा देवी। कब से पानी भरा हुआ जी यहाँ? यहाँ 3 दिन हो गया पानी भरा हुआ। 3 दिन से भरा हुआ है? 3 दिन से भरा। कब आ गया था पानी यहाँ? परसों रात में आ गई थी। परसों का मतलब शनिवार को आ गया था? शनिवार के दिन। अच्छा, तो तब से इतना ही पानी है? कमरे में पानी घुटना तक भरा पड़ा है। अच्छा, पानी बढ़ भी रहा है, रूम में पूरा पानी भरा है। अच्छा, तो आप क्या मतलब ऊपर रहकर काम चल जा रहा है आपका? हाँ, ऊपर रहकर काम चल जा रहा है। पानी उनके कुछ व्यवस्था नहीं है, खाने पीने कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं, एनडीआरएफ वगैरह तो घूम रही है यहाँ पर? घूम रही है, पर कुछ मदद नहीं है। अच्छा, खाने पीने का कुछ नहीं? कुछ मदद नहीं है खाने पीने का। अच्छा, सब सामान भी गल रहा है, सब सामान में मतलब पानी में डूब गया है। ये बता रही है परसों सही पानी आ गया था? हाँ, परसों शाम के पूरा पानी आ गया था। यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं, ना पानी के ना खाना के, कुछ भी। और व्यवस्था उधर है, जहाँ पे भी सूखा है वहाँ पे भी है, यहाँ पे थोड़ा चाहिए ना। पानी की तलाश में निकल रहे हैं जी? हाँ जी, पानी की तलाश में निकल रहे हैं। यहाँ काफी किल्लत है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। हाँ। और लेकिन ये पीने का नहीं, ये तो वैसा पानी भरा हुआ। हाँ जी, पीने का पानी के लिए भाई काफी जर्जर समस्या से जूझना पड़ रहा है। इधर भी कहीं भी नहीं है, हालांकि सबको बोला भी गया है कि कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आगे प्रधान जी ने सरकारी स्कूलों में खोलवा दिया है, जगह जगह पानी की टैंकर भी रखवा दी, लेकिन कॉलोनी में भी आ नहीं पाया यहाँ पे। अच्छा, कॉलोनी में आ नहीं पा रहा कि पानी ज़्यादा होगा? हाँ जी। इतना पानी पहले कभी आया था यहाँ? नहीं, 10 साल में पहली बार आया। तो ये अपनी व्यवस्था कर रहे हैं या फिर प्रशासन की व्यवस्था है ये वाली? अपनी कर रहे हैं व्यवस्था। मतलब पानी आप खुद खरीद के लाए हैं? नहीं, खरीदा तो नहीं है, टैंक लगा हुआ। अच्छा, अपने घर से बोतल ले गए होंगे, वहाँ से आप भर के ले आ रहे हैं जी। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है। चौहान साहब, कितने एरिया में पानी दिख रहा है यहाँ पर? पूरे सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र में पूरे में पानी है और पूरे सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र में पानी है और 6-7 फुट पानी है। अच्छा, लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं पीने के पानी की उपलब्धता जो है? पानी के टैंकर हम उपलब्ध करा रहे हैं चारों तरफ। इस समय 40 नगर निगम से टैंकर लगाए हुए हैं पानी के पीने के लिए। अच्छा जी। नहीं, लोग कह रहे थे उनको पहुँच नहीं रहा, उनको या हो सकता है कि डिमांड ऐसी आपदा में जो लोग सुरक्षित जगह हैं उनको ये सारी बातें ना करके ये सोचना चाहिए कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में चिंता करनी चाहिए।